हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं संगीता आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में स्वागत करती हूँ। हम लोग 500 क्वेश्चंस का प्रीवियस ईयर का सीरीज कर रहे हैं। इसके अंतर्गत हम लोग प्रीवियस क्लास में क्लास 15 में 250 तक के क्वेश्चंस को पूरे डिटेल्स एक्सप्लेनेशन में कंप्लीट किया था। आज की क्लास में हम लोग 251 क्वेश्चन से लेकर 260 तक के क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए लेट न करते हुए अपने क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 251 पूछा जा रहा है कि किसने भारतीय समाज के संबंध में सभ्यता परिप्रेक्ष्य का उपयोग किया है। यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। एन.के. बोस एवं सुरजीत सिन्हा, बर्नार्ड एस कोहन, योगेंद्र सिंह और वीना दास। मान लीजिए 4 कोई भी ऑप्शन दिए जाए तो इसमें पूछा जा रहा है कि किसने भारतीय समाज के संबंध में सभ्यता परिप्रेक्ष्य का उपयोग किया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये एन.के. बोस एवं सुरजीत सिन्हा। अब हम लोग देखते हैं कि सामाजिक परिप्रेक्ष्य का क्या अर्थ होता है। तो सामाजिक परिप्रेक्ष्य जो होता है वो सामाजिक वास्तविकता के अध्ययन में सभ्यता का जो आधार बिंदु है उसको माना जाता है। हमारा जो भारतीय समाज है उसके संदर्भ में एन.के. बोस एवं सुरजीत सिन्हा ने इस परिप्रेक्ष्य को अपनाया था और साथ ही साथ उनका यह भी कहना था कि यदि हम भारतीय समाज को समझना चाहते हैं तो हमें भारतीय सभ्यता को समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। तो इसके अंतर्गत उन्होंने बताया था कि सभ्यता ही है जो वो समाज का दर्पण होता है और इसी से समाज की संरचना एवं विशिष्ट लक्षणों का परिचय प्राप्त होता है। तो ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सभ्यता परिप्रेक्ष्य का उपयोग क्या होता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 252 पूछा जा रहा है कि इंग्लैंड में श्वेत वसन अपराध का अध्ययन किसने किया था। इंग्लैंड के अंतर्गत जो श्वेत वसन अपराध था उसका अध्ययन किसने किया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा W.G. कॉटसन। इनके द्वारा इंग्लैंड में जो श्वेत वसन अपराध है उसका अध्ययन किया गया था। श्वेत वसन अपराध का मतलब होता है कि मान लीजिए समाज में जो नेता वर्ग के लोग हुए या फिर जो उच्च वर्ग के लोग हुए, धार्मिक लोग हुए, वे भी क्या होता है अपने धर्म के आड़ में, अपने जो समाज में ऊंचा स्थान होता है उसके आड़ में भी बहुत सारे अपराधों को करते हैं। तो इसे ही कहा जाता है श्वेत वसन का अपराध। हमारा क्वेश्चन नंबर 253 पूछा जा रहा है कि निर्धनता की परिभाषा सामान्यतः 2 पद्धतियों से की जाती है। निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन करने के लिए बोल रहा है। तो निर्धनता की जो परिभाषा है उसका क्या आंसर होगा। सकारात्मक एवं नकारात्मक, सामाजिक एवं आर्थिक, थर्ड ऑप्शन है निरपेक्ष एवं सापेक्ष, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो निर्धनता की जो परिभाषा होती है इसका सही आंसर हो जाएगा निरपेक्ष एवं सापेक्ष। तो निर्धनता की परिभाषा एक ऐसी दशा है जिसमें सामान्यतः क्या होता है कि भौतिक किंतु कभी कभी सांस्कृतिक साधन संसाधन जो होते हैं उसका भी अभाव पाया जाता है, जिसको कि क्या कहा जाता है, गरीबी कहा जाता है। गरीबी को हम लोग निरपेक्ष और सापेक्ष दोनों रूप में ही समझ सकते हैं, जिसमें एक व्यक्ति क्या होता है कि अपने जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक साधन जो उसके संसाधन है उसमें क्या होती है उसके पास वैसे साधन उपलब्ध नहीं रहते हैं, उनकी कमी होती है। सापेक्षिक अर्थ में समाज के अन्य व्यक्तियों की तुलना में व्यक्ति के जो समूह होते हैं उनमें संसाधनों का अभाव पाया जाता है, कमी पाया जाता है। इसलिए निर्धनता की परिभाषा को हम लोग निरपेक्ष और सापेक्ष रूप में देख सकते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 254 पूछा जा रहा है कि संरचना एवं प्रकार की अवधारणा का प्रयोग तभी हो सकता है जब हम समाज एवं जीवित अवयव की समानता को स्वीकार कर ले। क्या बोल रहा है कि संरचना एवं उसकी प्रकार की अवधारणा का प्रयोग हम तभी कर सकते हैं जब हम समाज के जो जितने अवयव है उसको क्या करते हैं, अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं। तो ये जो कथन है ये कथन किनका है। तो ये कथन है A.R. रेडक्लिफ ब्राउन का। हम लोग देखते हैं कि A.R. रेडक्लिफ ब्राउन ने उन्होंने क्या कहा था कि संरचना एवं प्रकार की जब अवधारणा का प्रयोग किया तब उन्होंने बताया था कि हम समाज एवं जीवित अवयव की समानता को स्वीकार कर ले। रेडक्लिफ ब्राउन जो थे वे एक प्रसिद्ध समाजशास्त्री थे और उन्होंने इमानुएल दुर्खैम के विचारों का, उनके जो विचार थे उस पर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव मिलता है।
दुर्कheim के बाद ही उन्हें भी समाज की संरचना और विभिन्न जो संस्थाएं थे प्रकारों की महत्ता पर उन्होंने बल दिया था, और उन्हीं के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य का अध्ययन भी कहा जाता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 255 पूछा जा रहा है कि द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट पुस्तक किसने लिखी है। तो फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट पुस्तक है, ये क्रोजर के द्वारा लिखी गई है। ए क्रोजर, जिनका कि पूरा नाम था लुइस ए क्रोजर, उन्होंने इस पुस्तक की रचना की थी। वे एक ऐसे अमेरिकी समाजशास्त्री थे जिनके विचारों में प्रकारवाद एवं संघर्ष दोनों के ही सिद्धांत मौजूद थे, और इसी कारण टर्नर ने उन्हें संघर्ष मूलक प्रकारवादी समाजशास्त्री भी कहा है। हमारा क्वेश्चन नंबर 256 देखते हैं कि अपने उद्विकास के सिद्धांत का निर्माण करने हेतु किसने सावयवी समरूपता का अध्ययन एक वैज्ञानिक आधार वाक्य के रूप में किया है। तो इसका जो सही हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा स्पेंसर। हम लोग देखते हैं कि उद्विकास की जो अवधारणा है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था। कब, 1859 में, जिसमें उन्होंने क्या कहा था कि जीवों के विकास को समझने हेतु इसका अध्ययन प्रस्तुत किया था। सामाजिक विज्ञानों के क्षेत्र में हम क्या होता है, जब इस अवधारणा का प्रयोग करते हैं तो हम पाते हैं कि सबसे पहले जो प्रयोगकर्ता थे वे कौन थे, हर्बर्ट स्पेंसर रहे हैं, जिन्होंने अपने उद्विकास के सिद्धांत का निर्माण करने हेतु सावयवी समरूपता का उपयोग एक वैज्ञानिक आधार वाक्य के रूप में किया था। समाजशास्त्र में भी उद्विकास का जो सिद्धांत होता है उसकी शुरुआत हर्बर्ट स्पेंसर के लेखनों से हुई थी, किंतु फिर बाद में इस सिद्धांत को बहुत सारे समाजशास्त्रियों ने अपनाया था, जिसमें प्रमुखता आते हैं तो आपके कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंजल्स, एमाइल दुर्कheim और वी गार्डन चाइल्ड जैसे लेखकों ने इसे भी फिर बाद में स्वीकार किया था। हमारा क्वेश्चन नंबर 257 पूछा जा रहा है कि संघर्ष सामाजिक संरचना के लिए प्रकार्यात्मक है, यह कथन किसका है। कथन तो हर एक एग्जाम में आपसे 10 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो कथन के ऊपर रहेंगे, 20 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो बुक्स के ऊपर में रहेंगे। ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और ये भी जो मैं क्वेश्चन आपको दे रही हूँ ये जीडीसी एग्जाम का है, राजकीय डिग्री कॉलेज प्रवक्ता का है, जो कि वर्ष 2012 में पूछा जा चुका है। तो इसमें पूछा गया था कि संघर्ष सामाजिक संरचना के लिए प्रकार्यात्मक है, यह कथन किसका है। तो ये जो कथन है ये क्रोजर के द्वारा दी गई है। हम लोग देखते हैं कि सामाजिक सिद्धांत में लेविस ए क्रोजर का जो सिद्धांत था उसमें बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है। क्रोजर ने अपने सिद्धांत को संघर्ष का एक प्रकारवाद कहा है, क्योंकि उन्होंने सामाजिक संघर्ष के प्रकार्यात्मक पक्ष पर बहुत ही ज़्यादा बल दिया था, और साथ ही साथ यह भी बताया था कि सामाजिक संघर्ष केवल विघटनात्मक परिणाम का ही उत्पन्न नहीं करता है। यह धारणा गलत है। क्रोजर ने बताया था कि जब हम संघर्ष समाज में विद्यमान रहता है तो उसका प्रभाव क्या होता है, कभी कभी बहुत ही ज़्यादा विघटनकारी भी हो जाता है। हमें संघर्ष के लक्ष्यों की प्राप्ति जब होती है तो उसका भी दिशा हमें निर्देशित रहता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 258 देखते हैं कि मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार क्रांति कब होती है। क्रांति के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा जब वर्ग में स्वयं में वर्ग से स्वयं के लिए वर्ग के रूप में परिवर्तित हो जाता है। कार्ल मार्क्स ने हर समाज में 2 प्रकार के वर्गों के बारे में बताया कि समाज जो है वो 2 प्रकार के वर्गों का सम्मिश्रण है। इसके अंतर्गत उन्होंने बताया था कि वर्ग के लिए सबसे बड़ी जो अनिवार्यता हो जाती है वो क्या हो जाती है, वर्ग चेतना। वे कहते हैं कि जब हम कोई भी काम करते हैं तो क्या होता है कि बहुत सारे लोग संगठित हो जाते हैं, उनमें चेतना की भावना आ जाती है, हम एक ही पेशे से क्या होते हैं जुड़े हुए रहते हैं, इसलिए हम में क्या हो जाता है एक आप की भावना उत्पन्न हो जाती है। यानी आप में वर्ग, अपने में हम लोग एक ग्रुप बना के अपने आप को सेटल करते हैं। फिर क्या होता है कि दूसरे और जितने भी धंधे होते हैं फिर उसमें धीरे धीरे परिवर्तन होते रहता है और बहुत सारे लोगों से हमें जुड़ना पड़ता है।
तो फिर इस कंपटीशन का भी भाव आ जाता है। तो फिर क्या हो जाता है कि जो मजदूर अपने हैसियत का है वो सब साथ में रहा, और जो ऊंची स्थिति के लोग रहते हैं जिनके पास पैसा अधिक होता है वो धन अधिक रखना चाहता है, लाभ अधिक रखना चाहता है, तो वो क्या करता है अपने से जो नीचे वर्ग के लोगों का है उनके ऊपर शोषण करने लगता है। तो फिर अपने लिए वर्ग, वे जो धनी वर्ग के लोग हुए, ऊंची जाति के लोग हुए या फिर जो धनी व्यक्ति लोग हुए, वो क्या कर लेते हैं अपने लिए स्वयं के लिए वर्ग का निर्माण करते हैं। पहले की किस में हुआ था, स्वयं में वर्ग का निर्माण हुआ था कि हाँ चलो हम लोग सब एक ही तरह का काम करते हैं तो हम लोग अब एक ग्रुप बनाते हैं। लेकिन फिर क्या होता है धीरे धीरे काम करते करते वो लोग जो कि जिसकी स्थिति थोड़ी अच्छी होती है वे फिर बोलता है कि नहीं मुझे अपना ही लाभ करना, अपना लाभ देखना है, तो वो फिर किसका बना लेता है, वह स्वयं के लिए वर्ग को बना देता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है कि क्रांति की भावना उत्पन्न हो जाती है। हमारा क्वेश्चन नंबर 259 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 259 पूछा जा रहा है कि यह तर्क किसने प्रस्तुत किया है कि संरचना एवं असंगति अंतर्निष्ठ रूप में विरोधात्मक नहीं है। तो ये जो तर्क है ये दिया गया है R.K. मर्टन के द्वारा। R.K. मर्टन के अनुसार संरचना एवं असंगति जो होती है वो अंतर्निष्ठ रूप में विरोधात्मक नहीं होती है। मर्टन ने समाजशास्त्र में कई भिन्न विषयों का आलोचनात्मक परीक्षण कर अपना योगदान दिया। उनके जो प्रमुख विषय थे सामाजिक संरचना, प्रकारवादी परिप्रेक्ष्य, विचलन और एनोमी, ये सब का जब उसका अध्ययन किया गया तो इसमें उन्होंने तर्क दिया कि संरचना एवं जो असंगति है वो अंतर्निष्ठ रूप से विरोधात्मक नहीं होती है। हमारा क्वेश्चन नंबर 260 पूछा जा रहा है कि अंतःक्रिया के पार मौलिक परिस्थितिकीय संरचनाओं को किसने बताया है। तो अंतःक्रिया के पार जो मौलिक परिस्थिति की संरचना है उसको बताया है मिड के द्वारा, उनके मिड के द्वारा बताया गया है। मिड जो थे वो अमेरिका के शिकागो के जो वैचारिक परंपरा थे उसके एक अग्रणी दार्शनिक और अर्थक्रियावाद थे। उनका पूरा नाम था जॉर्ज हर्बर्ट मिड। उन्हें समाजशास्त्र के क्षेत्र में एक नई परंपरा को अपनी आधारशिला रखी थी, और उन्हें ये उनकी जब मृत्यु हुई तो उसके बाद उनकी जो परंपरा थी उसे सामाजिक अंतःक्रियावाद के नाम से भी जाना जाने लगा। मिड के विचारों को बहुत ही ज़्यादा सामाजिक में व्यवहारवाद के वर्ग के रूप में भी रखा गया है। मिड के अंतःक्रिया के पार मौलिक परिस्थिति की संरचनाओं का भी उन्होंने अध्ययन किया था। तो मुझे ये आशा है आपको ये 10 क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे, तो इसलिए प्लीज़ आप अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, जिससे मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक बहुत ही जल्द पहुंच सके। मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।